हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जपनाम जपनाम, बाबा जाने मन की बात। कैसे हैं आप सभी? अपन बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान इतिहास को लेकर, और राजस्थान इतिहास में अपन ने स्टार्ट किया था मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास के बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर रहे थे। उसी पार्ट को आज अपन आगे बढ़ाते हैं और आगे के शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ रियासत के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे, जो कि राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, ये मेवाड़ रियासत में सम्मिलित है, मेवाड़ रियासत में आता है। ठीक है, अपन ने लास्ट एक शासक के बारे में बात की थी जिसका नाम था दोस्तों बप्पा रावल। बप्पा रावल के बारे में मैंने बताया था, बप्पा रावल के बारे में बहुत सारी दंत कहानियां मिलती है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली इसको बताया जाता है। इन्होंने 734 या 28 ईस्वी में मौर्य वंश का शासक था जिसका नाम था मानमोरी मौर्य। मानमोरी मौर्य को क्या कर देते हैं भाई साहब, पराजित कर देते हैं और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं और मेवाड़ की प्रथम राजधानी के रूप में नागदा को बनाता है। यानी कि जो केंद्र हुआ पहला मेवाड़ का, वो कौन सा हुआ दोस्तों? नागदा, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। बप्पा रावल जो कि हारित ऋषि को अपना गुरु मानते थे, उनके शिष्य थे, गाय चराते थे और उनको बहुत सारा खजाना बताया था हारित ऋषि के द्वारा। जब उसकी परलोक की ओर वो सिधार रहे थे, उनकी आराध्या जो थी वो पूरी होने के बाद, इन सब पॉइंटों के बारे में अपन ने देखा था मेवाड़ रियासत। अब हम आगे की ओर चर्चा करते हैं दोस्तों। 753 ईस्वी के लगभग बप्पा रावल का क्या हो जाता है दोस्तों? देहांत हो जाता है। और इस बप्पा रावल की जो समाधि स्थल बना हुआ है दोस्तों, समाधि स्थल, वो समाधि स्थल भी कहां पर है मेरे भाइयों? नागदा में। कहां पर है? नागदा में। नागदा में ही बप्पा रावल का क्या है दोस्तों? समाधि स्थल। सर नागदा कहां पर है? तो दोस्तों नागदा है मेरे भाइयों उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। इस बप्पा रावल के बाद जो शासक आता है दोस्तों, उसका नाम आता है राजा अल्लट। क्या नाम आता है दोस्तों? राजा अल्लट। इस राजा अल्लट को ध्यान से सुनना दोस्तों, बड़ा ही कड़क इंसान है। मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के घर से। राजा अल्लट जो है दोस्तों, इसको कहते हैं आलू रावल। क्या कहते हैं? आलू रावल। इसकी आप उपाधि भी मान सकते हो, आलू रावल बोलते हैं किसको दोस्तों? राजा अल्लट को। ठीक है, कालानुक्रम यहाँ सही नहीं मिलता है, राजाओं का अलग अलग डेटेज मिलती है, तो यहाँ पर आप इनका कालानुक्रम नहीं देखेंगे कि इनका कौन सा क्या समय रहा था। बप्पा रावल का 728-34 से 53 ईस्वी तक रहता है। 53 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? देहांत। और इनका समाधि स्थल जो बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है? नागदा उदयपुर में बना हुआ है दोस्तों। उसके बाद कई शासक आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम अल्लट की बात करते हैं। छोटे मोटे 2-4 शासक है, इनके बारे में बात करते हैं। और फिर अपना महत्वपूर्ण तो गोहिल वंश का अंतिम जो शासक रहेगा, यानी कि शाखा का जो अंतिम शासक रहेगा, उसका नाम रहेगा रावल रतन सिंह। उसके बारे में अपन पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। राजा अल्लट जो है दोस्तों, इसको आलू रावल भी कहते हैं। इस राजा अल्लट ने दोस्तों मेवाड़ में नौकरशाही स्टार्ट की थी। नौकरशाही, ध्यान रखना, मेवाड़ में नौकरशाही स्टार्ट करने वाला शासक कौन था दोस्तों? राजा अल्लट था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही प्रारंभ करने वाला शासक है तो कौन है दोस्तों? राजा अल्लट। या इसी राजा अल्लट को अपन क्या कहते हैं? आलू रावल। क्या कहते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? आलू रावल। आगे बात करते हैं। इस भाई साहब ने आहड़, जो कि कहां पड़ता है दोस्तों? आहड़ पड़ता है मेरे भाइयों उदयपुर में। कहां पड़ता है? आहड़ उदयपुर में। इस आहड़ को मेरे भाइयों इस राजा अल्लट ने अपनी क्या बना लिया था? राजधानी। क्या बना लिया था दोस्तों? राजधानी। यानी कि अपन ने देखा था
पहली जो मेवाड़ की राजधानी थी वो कौन सी थी? नागदा, मैंने आपको बताया। दूसरी जो राजधानी है अपनी वो कौन सी है दोस्तों? आहड़। सर आहड़ भी कहां पड़ता है? उदयपुर में। और ये मेवाड़ की कौन सी राजधानी हो गई? राजधानी सेकंड, यानी कि द्वितीय राजधानी हो गई। पहली जो राजधानी थी वो थी नागदा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसी आहड़ में, यानी कि आहड़ जो है वो उदयपुर में, इसी आहड़ में दोस्तों एक गांव बसाया था जिसका नाम आता है जगत। कौन सा गांव? जगत गांव। और इस जगत गांव में एक मंदिर बनाया था जिसका नाम आता है जगत अंबिका माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत अंबिका माता का मंदिर। मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को? मैं बता रहा हूं कि जो राजा अल्लट है, राजा अल्लट ने दोस्तों, आलू रावल इसको कहा जाता है, और इसने नागदा से राजधानी हटाकर किसको बना लिया? आहड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आहड़ को राजधानी, ये मेवाड़ की कौन सी राजधानी थी? द्वितीय राजधानी। इसी में एक गांव बसाया जगत गांव, और इसी में एक मंदिर बना दिया जगत अंबिका मंदिर। और इस राजा अल्लट ने एक मंदिर का निर्माण और कराया था जिसका नाम आता है दोस्तों वरहा मंदिर। कौन सा मंदिर? वरहा मंदिर का निर्माण कराया था किसने दोस्तों? राजा अल्लट ने। ये कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राजा अल्लट से संबंधित, आलू रावल से संबंधित। इन पॉइंटों को आप गहनता से देखें, इनको याद करने की कोशिश करें। मैंने क्या बताया अभी आपको कि आलू रावल कहा जाता है, और इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या शुरुआत करी थी दोस्तों? नौकरशाही का प्रारंभ किया था किसने? राजा अल्लट ने। अब राजा अल्लट की एक और महत्वपूर्ण बात, इंटरनेशनल मैरिज, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विवाह। इंटरनेशनल मैरिज यानी कि अंतरराष्ट्रीय विवाह किसने किया था मेरे भाइयों? वो किया था राजा अल्लट ने। राजा अल्लट ने जो है इंटरनेशनल मैरिज की थी, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया था दोस्तों। और विवाह किसके साथ हुआ था? यानी कि मैं बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय विवाह की। अंतरराष्ट्रीय विवाह दोस्तों, राजा अल्लट का जो विवाह है, राजा अल्लट का विवाह हुण राजकुमारी किसके साथ हुआ था? हरिया देवी। हरिया देवी वेड्स कौन दोस्तों? अल्लट। क्लियर? यानी कि भाई साहब राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कोई रानी पसंद नहीं आई, कोई छोरी पसंद नहीं आई, और विदेश से एक हुण कौन थे? विदेशी। तो एक हुण राजकुमारी को लिया है जिसका नाम आता है हरिया देवी। क्या नाम आता है दोस्तों? हरिया देवी। हरिया देवी के साथ राजा अल्लट ने विवाह किया, और ये राजस्थान के इतिहास का पहला इंटरनेशनल मैरिज, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय जो विवाह था वो किस किस के मध्य हुआ? ध्यान रखना दोस्तों, विवाह में हमेशा दो लोगों की जरूरत पड़ती है, मेल फीमेल। आजकल तो समलैंगिकता को भी अधिकार मिल गया है, यानी कि पुरुष विवाह कर सकते हैं, महिला विवाह कर सकती है। टाबर तने ऐसो नहीं करना है ना? हाँ, फिर भी अनुमति है तो आप कर भी सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो एक महिला और पुरुष शादी के लिए आवश्यक है। तो राजा अल्लट जो है दोस्तों, इसने इंटरनेशनल विवाह किया, अंतरराष्ट्रीय मैरिज की। किसके साथ? हुण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मेरे सामने एक सवाल आ रहा है, सर भारत की अगर हम बात करते हैं, ये तो चलो राजस्थान का हो गया, भारत की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में जो विवाह हुआ था वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में? हेलेना के बीच में। किसके बीच में? हेलेना के बीच में। भारत का अंतरराष्ट्रीय जो विवाह था वो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच हुआ था। राजस्थान का जो इंटरनेशनल, यानी कि राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजा अल्लट और किसके बीच हुआ है दोस्तों? हुण राजकुमारी हरिया देवी। हुण कौन थे दोस्तों? विदेशी जनजाति थी। क्लियर यहां तक?
यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि सर ने अभी तक क्या बताया है। मैंने 2-3 बातें बताई हैं, कुछ खास नहीं बताया आप लोगों को, लेकिन ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। हमने बात की थी कल बप्पा रावल के बारे में, यानी कि ये वही बप्पा रावल दोस्तों जिन्होंने चित्रांगद मौर्य मान मौर्य को हराया था। मान मौर्य मौर्य वंश का शासक था, उसको पराजित किया था और चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर है। उसके बाद हमने बात की थी कि 753 ईस्वी में बप्पा रावल का देहांत हो जाता है, बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बाहुबली, वर्तमान का बाहुबली जो था वो बप्पा रावल था दोस्तों। इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका समाधि स्थल जो है वो कहां पर बना हुआ है, नागदा में। और नागदा को इन्होंने अपनी क्या बनाया था, प्रथम राजधानी बनाया था। क्लियर? उसके बाद बात की हमने राजा अल्लट के बारे में। राजा अल्लट जो है दोस्तों वो मेवाड़ का एकमात्र पहला शासक हुआ है जिसने इंटरनेशनल मैरिज की, अंतरराष्ट्रीय विवाह किया, मेवाड़ में नौकरशाही प्रारंभ की, वराह मंदिर का निर्माण कराया, जगत अंबिका माता का मंदिर का निर्माण कराया। दोनों के दोनों कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है दोस्तों, उदयपुर में। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे के पार्ट की। और अगर हम भारत के अंतरराष्ट्रीय विवाह की बात करते हैं तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और किसके बीच में दोस्तों, हेलेना के बीच में। किसके बीच में, हेलेना के बीच में। चलो देखिएगा, आगे बात करते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब एक शासक आता है और उस शासक का नाम आता है रण सिंह। क्या नाम आता है, रण सिंह। रण सिंह नाम का एक शासक आता है, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं आपको यहां पर। रण सिंह नाम का शासक आता है और इस रण सिंह के भाई साहब वो 2 टावर हैं। एक का नाम आता है छेम सिंह या खेम सिंह भी नाम मिलता है, और दूसरे का नाम मिलता है दोस्तों राहब। क्या नाम मिलता है, राहब। आपको मैंने क्लास के शुरुआतों में एक बात बताई थी, गुहिल और सिसोदिया वाली बताई थी। 2 शाखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था, गुहिल या सिसोदिया। वो बात यहां पर दोबारा आपको समझनी है कि रण सिंह नाम का एक शासक हुआ था। अरे 2 टाबर, एक का नाम छेम सिंह और दूसरे का नाम क्या है, राहब। बड़ा पुत्र छेम सिंह तो शासक कौन बनेगा, छेम सिंह बनेगा। अब इधर देखो, इस छेम सिंह के भी 2 पुत्र हैं। एक का नाम है दोस्तों सामंत सिंह और दूसरे का नाम है कुमार सिंह। दूसरे का नाम क्या है दोस्तों, कुमार सिंह। ये किसके पुत्र हैं, ये हैं मेरे भाइयों छेम सिंह के पुत्र। ये राहब जो है भाई साहब, राजा कौन बन गया सर, राजा छेम सिंह बन गया। तो राहब बोले डैडी मैं गिल्ली डंडा नहीं खेलूंगा, मुझे तो अलग से ही गांव बसाना है। राजा बड़ा भाई बन गया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं अलग से चलाऊंगा। रण सिंह बोला तू टेंशन मत ले, जहां तुझे बसाना है, जहां तुझे रहना है तू रह आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब राहब अलग से गांव बसा लेता है दोस्तों, और उस गांव का नाम आता है मेवाड़ रियासत में ही सिसोदा गांव। कौन सा गांव, सिसोदा गांव। अब ध्यान देना दोस्तों, सिसोदा गांव बसा लिया। इधर सामंत सिंह जो है दोस्तों, ये अपने पीछे अपने पहले को उपाधि लगाने लग गए थे, यानी कि रावल की। कौन सी, रावल की। रावल सामंत सिंह ये भाई साहब शासक है, और इस रावल सामंत सिंह पर क्या किया जाता है, आक्रमण। किसके द्वारा, जालोर का एक शासक था जिसका नाम आता है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान या इसी को कहा गया है कीतू चौहान। आपने सुना होगा, मोहम्मद नैन्सी ने कहा है कि तू एक महान राजा। ये वही कीर्तिपाल चौहान या कीतू चौहान है दोस्तों। इन्होंने सामंत सिंह पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया,
और आक्रमण करके इसको क्या कर दिया दोस्तों, पराजित। साहब हार गया, मारा गया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब दुख हुआ है तो बदला तो लेना पड़ेगा ना भाई जागीर से एक दखल अंदाज कर दिया, जागीर से अलग कर दिया, आक्रमण कर दिया, सामंत सिंह मारा गया। छोटा भाई, दुख हुआ किसको, कुमार सिंह को। अब कुमार सिंह बदला लेगा। ये जो सामंत सिंह है दोस्तों, इसकी निसंतान क्या हो जाती है, मृत्यु। निसंतान मृत्यु हो जाती है किसकी, सामंत सिंह की। कौन अटैक करता है, कीर्तिपाल चौहान या कीतू चौहान जो कि जालोर का शासक है, इसके द्वारा अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है और सामंत सिंह मारा जाता है। छोटा भाई कुमार सिंह, भाई साहब बदला तो लेगा ही लेगा। और कुमार सिंह जो है दोस्तों, ये क्या करता है, इस पर आक्रमण किस पर करता है, कीर्तिपाल चौहान या कीतू चौहान, और इसको पुनः क्या कर देता है, इसको दोस्तों पराजित कर देता है। क्या कर देता है, पराजित। ये लो जी, पराजित कर दिया और पुनः अधिकार कर लिया किस पर दोस्तों, मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। किसने दोस्तों, कुमार सिंह ने। किसने दोस्तों, कुमार सिंह ने। रावल सावंत सिंह मारा जाता है, रावल कुमार सिंह ने पुनः अधिकार कर लिया, किसको पराजित कर कर, कीर्तिपाल चौहान या कीतू चौहान। कीतू एक महान राजा को, जो कि मोहनौत नैन्सी के द्वारा कहा गया, मोहनौत नैन्सी अबुल फजल जिसे राजस्थान का कहा गया, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, सुना है ना, हाँ, मोहनौत नैन्सी। उसने कहा है कि तू एक महान राजा कीर्तिपाल चौहान को आक्रमण करके पराजित कर देता है और पुनः अधिकार कर लेता है किस पर दोस्तों, मेवाड़ चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। अब इसके बाद जो शासक बनेंगे दोस्तों, वो देखो इस तरह बनेंगे। पहले नंबर पर आता है दोस्तों रावल कुमार सिंह। कौन मेरे भाइयों, रावल कुमार सिंह, ठीक है। उसके बाद बनता है दोस्तों रावल जैत्र सिंह। क्या नाम आता है दोस्तों, रावल जैत्र सिंह। उसके बाद रावल तेज सिंह। उसके बाद रावल समर सिंह और उसके बाद रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह वही है अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी वाला, सुना होगा आप सभी ने इसके बारे में, बहुत बेहतर तरीके से सुना होगा। रावल जैत्र सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो इसका शासनकाल 1213 ईस्वी से 53 तक रहता है। इसका रहता है 1253 ईस्वी से 73 तक रहता है। इसका रहता है 1273 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक रहता है। और भाई साहब का रहता है 1301 ईस्वी से 1303। क्लियर। अब हमें इन चार शासकों के बारे में और जानकारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो कौन है, वो है रावल रतन सिंह। गुहिल वंश में गुहिल शाखा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो है रावल रतन सिंह। 1301 ईस्वी से 1303, 1-2-1.5 साल तक इन्होंने शासन किया था रावल रतन सिंह ने। कोई खास लंबा चौड़ा इनका शासनकाल नहीं है, लेकिन समय कम था, लेकिन गुहिल वंश को फिर भी दुनिया में जाना जाता है। गुहिल वंश, ऐसे कुछ घटनाएं हुई हैं, ऐसे कुछ काम हुए हैं, उन घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मैं एक बार पुनः इस समरी को आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रण सिंह नाम का एक शासक हुआ है। रण सिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम था छेम सिंह, दूसरे का नाम राहप। इधर खेम सिंह भी नाम मिलता है। छेम सिंह के भी 2 पुत्र, एक का नाम सामंत सिंह और दूसरे का नाम कुमार सिंह। छेम सिंह का भाई कौन है, राहप। राहप ने अलग से एक गांव बसा लिया, एक ठिकाना बसा लिया जिसका नाम आता है सिसोदा, सिसोदा गांव। अब चित्तौड़ का जो शासक है उसका नाम है सावंत सिंह, रावल सावंत सिंह। इस सामंत सिंह पर दोस्तों जालोर का शासक कीर्तिपाल चौहान या कीतू चौहान आक्रमण करता है। आक्रमण करके क्या कर देता है, पराजित कर देता है। पराजित जब कर देता है दोस्तों तो कुमार सिंह, अभी छोटा भाई जीवित है, जिंदा है, वो पुनः आक्रमण करता है। किस पर, कीर्तिपाल चौहान, कीतू चौहान पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके दोस्तों पराजित कर देता है। और पराजित करके वापस चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अपना अधिकार कर लेता है।
रावल कुमार सिंह के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम रहेगा रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम रहेगा दोस्तों रावल तेज सिंह। और रावल तेज सिंह के बाद जो शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम रहेगा रावल समर सिंह। और रावल समर सिंह के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम रहेगा दोस्तों रावल रतन सिंह। जेत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 53 से 73, तेज सिंह का और समर सिंह का 73 से 1301 और उसके बाद रतन सिंह का 1301 से 1303। यहां तक किसी को कोई समस्या? गुरुजी कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों एक बार इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। मैं साइड में हो जाता हूं फटाफट, या आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर सकते हो। हाँ जी, चलो देखो रफ कर देता हूं इसको मैं। चलें आगे भाई साहब। बिल्कुल सर। देखो अब बात करने वाले अपन रावल जेत्र सिंह। एक एक शासक उठा लेते हैं, छोटे छोटे शासक हैं। शासनकाल मैंने आपको बता ही दिया 1213 से 1253। देखो इनका शासनकाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। शासनकाल जो पूछा जाएगा कहां से पूछा जाता है सर? किसी राजा का शासनकाल आज तक पूछा गया है? बिल्कुल पूछा गया है दोस्तों। जैसे कि हम बात करें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह, अमर सिंह, मालदेव, चंद्रसेन, ये महाराजा सूरजमल, ये जो हैं दोस्तों ये बहुत ही यानी कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं मेवाड़ में तो वो रहते हैं महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह। यहां से इन बड़े शासकों का शासनकाल पूछा जा सकता है। यहां से आप शासनकाल ना रटे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो रावल जेत्र सिंह जो है दोस्तों, इस भाई साहब के बारे में एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा इसके बारे में 3 बातें कह रहे हैं। कौन सी बात कह रहे हैं दोस्तों? देखो पहले नंबर पर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, इसे कहा गया है मेवाड़ की नौशक्ति का संचारक। क्या कहा गया है? मेवाड़ की नौशक्ति का संचारक कहा गया है दोस्तों। किसे कहा गया है मेवाड़ की नौशक्ति का संचारक? वो मेवाड़ की नौशक्ति का जो संचारक है दोस्तों वो किसे कहा गया है? जेत्र सिंह को कहा गया है। दूसरी बात की अगर मैं बात करता हूं, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल। मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा गया है किसके काल को दोस्तों? वो कहा गया है मेरे डियर स्टूडेंट्स जेत्र सिंह के काल को। और इसने एक बात और बोली है कि मेवाड़ को जीतने वाला प्रथम शासक। चलो 3 बातें कोई और नहीं कह रहे, मैं एक पर्टिकुलर एक इतिहासकार की बात आपके सामने कर रहा हूं और वो इतिहासकार है दोस्तों डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है दोस्तों वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि
मेवाड़ की नवशक्ति का संचारक कौन है? जैत्र सिंह है। बिल्कुल मान लिया सर, कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। दूसरी बात, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का जो स्वर्ण युग रहा है, स्वर्ण काल जो रहा है, वो भी किसके काल को बताया है? जैत्र सिंह के काल को। तीसरी बात, मेवाड़ को जीतने वाला प्रथम शासक इन्हें बताया है। चलो आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली जहां पर वर्तमान में अभी किसान आंदोलन चल रहे हैं, दिल्ली की मैं बात करता हूं दोस्तों, भारत का केंद्र, भारत की राजधानी, वहां का इस समय शासक था और शासक का नाम आता है इल्तुतमिश। सुना होगा सभी ने। इल्तुतमिश किसके समकालीन है? रावल जैत्र सिंह के। किसके समकालीन है? रावल जैत्र सिंह। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अरे भाई इल्तुतमिश किसके समकालीन है या रावल जैत्र सिंह के समकालीन कौन है? एक दूसरे के समकालीन हो गए। इल्तुतमिश जैत्र सिंह के, जैत्र सिंह इल्तुतमिश के, तो समकालीन है, तो शायद कोई लड़ाई भी हुई होगी। बिल्कुल लड़ाई हो सकती है। और इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम रहता है भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? भूताला का युद्ध। देखो दोस्तों, किस किस के मध्य ये युद्ध हुआ था। इधर मैं बात कर रहा हूं जैत्र सिंह की। किसकी दोस्तों? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। और इधर बात कर रहा हूं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य यह युद्ध होता है भूताला का, लगभग 1226 और 27 ईस्वी में। 1226-27 ईस्वी में भूताला का युद्ध होता है। सर कौन हारा था, कौन जीता था, हमें कुछ बताइएगा। देखो दोस्तों, इस भूताला के युद्ध में रावल जैत्र सिंह की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है, और इल्तुतमिश की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। ठीक है, कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। भाई दिल्ली पास में पड़ रहा है, अटैक तो करेगा इल्तुतमिश, क्योंकि कोई भी राजा जो होता है उसकी एक मेन इच्छा होती है, महत्वाकांक्षी इच्छा जो होती है, साम्राज्य विस्तार करना, यानी कि अपने राज्य को बढ़ाना। हर एक राजा की तृष्णा होती है, भूख होती, प्यास होती है। ये भी मोस्टली देखा गया है इतिहास में जब अपन पढ़ते हैं। तो यहां पर भूताला का युद्ध दोनों के मध्य होता है। 1226-27 में लगभग ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में दोस्तों हम जो इल्तुतमिश है वो पराजित हो जाते हैं। जब ये भाई साहब पराजित होते हैं, पराजित होकर जब ये भागने लगते हैं, भाग दौड़म बाद अपनी लंगोट लेकर भागते हैं, धोती लेकर उधर दिल्ली की तरफ निकलते हैं, तो ये भाई साहब क्या करता है, ये नागदा जो है, नागदा, आपको मैंने बताया था नागदा मेवाड़ की कौन सी राजधानी थी दोस्तों? पहली, प्रथम राजधानी। इस नागदा शहर में क्या लगा देता है? आग लगा देता है। और इस आग का जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वो प्रभाव पड़ता है आहड़ पर। किस पर पड़ता है? आहड़ पर। यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं कि नागदा में आग लगा देता है। आग लगाने का जो प्रभाव है वो आहड़ पर पड़ता है। आहड़ पर जब प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो जैत्र सिंह क्या काम करता है? जैत्र सिंह आहड़ को राजधानी समाप्त कर देता है। यह दूसरी राजधानी थी, यह प्रथम राजधानी थी, अब तीसरी राजधानी बना लेता है। किसको? और तीसरी राजधानी हमारे सामने आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट राजधानी, और उसका नाम है दोस्तों चित्तौड़गढ़। कौन सी गढ़? चित्तौड़गढ़। और महाराणा कुंभा तक चित्तौड़गढ़ ही अब राजधानी रहेगी। उसके बाद महाराणा कुंभा के समय कुंभलगढ़ हो जाती है, महाराणा उदय सिंह के समय बदल जाती है, और फिर महाराणा प्रताप के समय कई बार राजधानियां चेंज होती है, क्योंकि उन्होंने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इधर से उधर जाने के चक्कर में उन्होंने अपनी राजधानियां, जो अपना केंद्र था, उसको चेंज किया था। लेकिन अभी जो हमने राजधानी देखी है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़, इंपॉर्टेंट।
यानी कि किसके समय कौन सी राजधानी थी, किसने कौन सी राजधानी परिवर्तित की, किसने बनाया। मैंने पहले ही बता दिया था, बप्पा रावल ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी नागदा को। दूसरी राजधानी दोस्तों राजा अल्लट ने आहड़ को बनाया। और तीसरी राजधानी रावल जेत्र सिंह ने बनाया किसको दोस्तों, चित्तौड़गढ़ को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जब तक एग्जाम हो तब तक तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बाकी आप इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपकी नॉलेज इससे पता चलता है। आप मैथ में कहीं बात करते हो क्या? करते हो मैथ में बात? कहीं रीजनिंग में बात करते हो? कहीं ज्योग्राफी में बात करते हो? करते हो क्या? बहुत कम। नहीं सर, ना के बराबर मैथ में क्या बात होती है। लेकिन आप जब किसी से टॉक कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको अगर इतिहास की नॉलेज है तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं कि आप इतिहास पढ़ रहे हो कि एग्जाम की दृष्टि से, अरे नहीं भाई, हमें पता होना चाहिए कि हमारे दादा कौन थे, हमारे परदादा कौन थे, हम किनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, कितने शक्तिशाली थे, कितने बाहुबली थे, उन्होंने क्या क्या काम किया था, किस तरह मुगलों से लड़ाई की थी, किस तरह आंदोलन किए थे, किस तरह हमने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, हमने कौन कौन सी परेशानियां झेली थी, हमने कौन कौन सी, ये हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। इतिहास दोस्तों कभी एग्जाम की दृष्टि से नहीं पढ़ना है। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको, अगर आप एक बार ढंग से पढ़ने लग गए तो आपको बहुत अच्छी रुचि पैदा कर देगा और आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाएगी। इतिहास पढ़ने का मकसद, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का मकसद, मैं तो ये कहता हूं, कोई भी अगर आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसका मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। उसका मकसद होता है नॉलेज ग्रहण करना, ज्ञान ग्रहण करना। कोई महान व्यक्ति ने कहा है दोस्तों कि अगर ज्ञान आपको कहीं से भी मिल रहा है, शिक्षा आपको कहीं से भी मिल रही है, एक बच्चे से और एक बुजुर्ग व्यक्ति तक आपको ज्ञान मिल सकता है, शिक्षा मिल सकती है और आपको ग्रहण करना चाहिए। अपने एटीट्यूड में नहीं रहना है, अरे मैं हूं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे आप लोगों से बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है, हम यहां कैसे बड़े हैं, बहुत चीजें हमने आपसे सीखी हैं, बहुत चीजें छोटे बच्चों से सीखने को मिलती है। तो जहां से भी आपको मिले ना ज्ञान, कहते हैं ना ज्ञान लपेट लो, अरे जिधर से भी मिले उधर से लपेट लो, टेंशन ही नहीं है भाई साहब। हो ज्ञान एक ऐसी चीज है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पढ़ना है नौकरी के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। अगर ज्ञान आ गया ना तो बेटाओ नौकरी तो ना अपने आप आएगी, एक एक नहीं 10-10 नौकरी आएगी। आप 6 महीने अच्छे से तैयारी करो, किताबों को दोस्त बना लो, किताबों को जानूडी, जान, सेटिंग शब्द काम में नहीं लेना चाहिए। मतलब इनके साथ अपना बहुत गहरा लगाव कर लो। 1 साल में ऐसे नौकरियां आएंगी आपके पास, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, टेंशन में पड़ जाओगे, सोचने लग जाओगे यार किसको करूं, पुलिस को करूं, पटवार को करूं, एसआई को करूं, क्या बनूं, अरे जॉब किस में करूं, उसमें रिजाइन दूं, उसको ज्वाइन करूं, ये हालात हो जाएंगे एक दिन। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको लगन के साथ रहना पड़ेगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य कुछ इस तरह होता है क्लास में कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को मोटिवेटेड करना भी जरूरी होता है। पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, लगभग 50-50 दिन की अगर मैं बात करूं तो बच्चे रेगुलर लाइब्रेरी, यानी कि 15-15 घंटे बच्चे लाइब्रेरी में रेगुलर पढ़ते हैं। 15 घंटे कम होती है क्या पढ़ाई? उसी में 24 घंटे का दिन होता है, उसी में आपका नहाना है, खाना है, पीना है, सोना है, और भी कई कार्य आ जाते हैं, वो सारे करने पड़ते हैं। लेकिन मान लो उदाहरण के तौर पर मानते हैं 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से 5 लाख तो बच्चे पढ़ने वाले होंगे ना दोस्तों? सर बिल्कुल होंगे 5 लाख तो। 5 लाख तो हमने छोड़ दिया, चलो 5 लाख पढ़ने वाले नहीं, 5 लाख तो होंगे ना पढ़ने वाले। उन 5 लाख में से सिर्फ 2, 3, 4, 5 हजार का सिलेक्शन होता है जितनी पोस्टेज होती। क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने? नहीं, उनकी एक रणनीति होती है दोस्तों। रणनीति के तहत वो क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो आप भी एक रणनीति बनाओ,
अच्छे से लगन के साथ आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। गवर्नमेंट जॉब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपका पेशेंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका धैर्य बनाए रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धैर्य आपको बनाए रखना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अपन मिलेंगे। तब तक के लिए मैंने जो आपको बताया है, जितनी भी क्लासें अब तक हुई हैं उनको बार बार आपको रीडिंग मारना है। किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी, बस आप मेहनत करते जाइए। आप अपने सपने के पीछे ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ मेहनत करिएगा दोस्तों। कोई बड़ी चीज़ नहीं, इस दुनिया में कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। सारा का सारा काम कैसा है दोस्तों, मुमकिन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।